अमित शाह आज मान ले कि उनका जो कोशिश था कश्मीर में नया कुछ दिखाने का, जब जब फूल खिलाने का, वो नाकामयाब रहा। सभी लोग बोले, मैं बहुत विस्तार से, आप बिठाना मत, लंबा जवाब दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जब आप समर्थन करते थे यूपीए को और कांग्रेस को, क्या हालत बना के रखी थी आपने कश्मीर की? कॉलेज में पढ़ाता था, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन, एक प्रधान एक विधान एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। बताइए आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया 370 निकालकर? अध्यक्ष जी, बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था। आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। संसद में कुछ देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, वक्त मिला तो लंबा जवाब दूंगा। बात अगले रोज की हुई थी, लेकिन टीएमसी सांसद ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र कर क्या कहा कि माहौल एकदम बदल गया। शाह गुस्से में उठ खड़े हुए। ओवैसी ने आर्टिकल 370 को लेकर सदन में क्या कहा, किस बात की मुखालिफत कर रहे थे ओवैसी? राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को गालिब का शेर क्यों सुनाना पड़ गया? सनातन पर हुए कमेंट्स को लेकर राज्यसभा में किसका गुस्सा फूट पड़ा? इन सवालों ने आपके जहन में कई प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़े होंगे कि आखिर संसद में क्या हुआ है। इन सवालों के जवाबों के साथ लौटा है आपका पसंदीदा शो संसद में आज। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु तिवारी। चलिए शो शुरू करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। कई सवालों और उनके जवाबों के बाद प्रश्नकाल 11:59 पर खत्म हो गया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। सदन में दोपहर 12:03 पर शून्यकाल शुरू हुआ, जो 1:01 पर पूरा हुआ। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2:02 पर सभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में 2 बिल पेश किए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 में क्या है? जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक जम्मू कश्मीर अधिनियम 2004 में संशोधन करता है। अधिनियम से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों, व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण दिलाता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। इस प्रस्तावित विधेयक से विधानसभा सीटों की कुल संख्या बढ़कर 83 से 90 हो जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं। उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से एक महिला सहित 2 सदस्यों को विधानसभा में नामांकित कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जो 2 बिल पेश किए, इन पर सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। पश्चिम बंगाल के दमदम से तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर सौगत राय ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को लेकर जो कमेंट किया, इन कमेंट पर विवाद ऐसा हुआ कि अमित शाह उठ खड़े हुए। सर, दिस इज मैटर ऑफ ओपिनियन. This opinion is voiced by those who go to Kashmir as tourists. Oh, Dal Lake, shikaras are so nice. The cherry is blossoming. The apples are there on the trees. What about the people of Kashmir who live in Baramulla, in Anantnag, in Kokarnag, in various places of Kashmir? What is their condition? Kashmir is not for tourists. Kashmir is for the people of Jammu and Kashmir. Give them back, sir. ये कहना है कि आज मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी अनाउंस करेंगे कि कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। डेलिमिटेशन कमीशन अपना काम पूरा किए है। आज आप कानून पास कराएंगे कि कश्मीरी माइग्रेंट से 2 लोग आएंगे।
और डिस्प्लेस लोग से 2 लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन बोलिए हम जल्द ही जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने जा रहे हैं। हम जो किए थे वो हम सोचे थे कि कुछ बनेगा, कुछ बना नहीं। हमने नाकामयाब रहा कश्मीर में शांति लाने को। इसलिए सर, आई वांट टू इन दिस discussion, I do not want to oppose these amendments because there is nothing wrong in having 2 nominated members from Kashmiri migrants. But everything is wrong in the government's handling of Jammu and Kashmir, particularly Mr. Amit Shah's handling of Jammu and Kashmir. He took it in his hand कि मैं करूंगा जो श्यामा प्रसाद बाबू चाहते थे, मैं 370 को एब्रोगेट कर दूंगा, मैं कश्मीर को एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दूंगा और वो जगह पिछड़ा रह जाएगा। आज यहाँ बैठ के कश्मीर के लोग बहुत सफर किए हैं। हमारा 2 जंग हुआ था, 65 में, 71 में, 47 में Pakistani Hanadar, they are called, invaders, they captured part of Kashmir. And again, the militants took control of the valley, and because of them, people had to leave. We must restore normalcy in Jammu and Kashmir. Give back. We want to see elections take place there. We want to see a nationalist person like Farooq Abdullah again occupy the chief minister's chair. Only then will Kashmiri realize they are Kashmirian. Kashmir is very special. सौगत के जवाब में पहले पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला। बोले, दादा पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम तो लिया, मुझे उम्मीद थी कि उनके बलिदान के बारे में भी कुछ बोलते हैं। क्या हालत रही है कश्मीर की जब आप समर्थन करते थे यूपीए को और कांग्रेस को? क्या हालत बनाकर रखी थी कश्मीर की? अध्यक्ष जी, बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था, आज कोई पथराव 370-35A के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था 2 विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या, कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी मिलेंगे, अब इस पे चर्चा होगी। लेकिन कलकत्ता में वहां पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को ना निकालने दिया जाए। देश में जो विकास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उन गाड़ियों को वहां पर बंद कर दें और आप जेल में डाल दें। ये आपने बंगाल को क्या किया है? ये सुधार कश्मीर में हुआ है जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है। अब सौगत राय ने जो कुछ कहा उसने माहौल को गरमा दिया था। उन्होंने क्या कहा, सुने। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस बयान पर शाह गुस्से में खड़े हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। दोपहर के 3:49
लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इस दौरान जमकर तारीफ की। इस विधेयक पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी अपनी बात रखी। जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक आज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उस पे सीमित रखूंगा। ये जो विधेयक लाया गया है, इसके दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहले धारा 14 का संशोधन करके उसमें एक प्रोवाइजो डालना, जिसके तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो 107 से बढ़ाकर 114 की जाए। और दूसरा, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, उसके दूसरे शेड्यूल में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स करना। इसके साथ साथ इसका दूसरा लक्ष्य यह है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक में धारा 15A और 15B जोड़ना। 15A जो विधानसभा में 2 नामजद सीटें कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आरक्षित करती है, और धारा 15B जो पाकिस्तान से POK से विस्थापित होकर लोग आए हैं उनके लिए आरक्षित करती है। सभापति महोदय, पर जिस कानून का ये विधेयक संशोधन कर रहा है, उस कानून को तो संवैधानिक तौर के ऊपर चुनौती दी गई है और वो मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। और इसलिए संवैधानिक नैतिकता का तकाजा ये बनता कि एक फैसला, एक कानून जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चुनौती दी गई है, जब तक उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता, उसमें कोई संशोधन करने वाला कानून इस सदन के सामने आना ही नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर पर बात गालिब के शेर से गुजरती हुई कांग्रेस तक पहुंची। सदन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह खड़े थे। उन्होंने कई किस्से याद दिलाए। 5 और 6 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में जो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी विधेयक लाए थे, उसके परिणाम स्वरूप ये सारा घटनाक्रम है जिसको लेकर के आज ये चर्चा हुई। बहुत सारे हमारे मित्रों ने कुछ ऐसी बातें रखी है जो पर से शायद विषय के साथ ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर के अपनी राय रखने का प्रयास किया है। मैं जज साहब की बात सुन रहा था, वो कानून साज भी है, तो अक्सर मुझे ना मुझे गुस्सा आता है ना मैं प्रवोक होता हूं, बल्कि मुझे जज साहब की बात जब वो समझा रहे थे कि आइन का मतलब क्या है, भारतीय संविधान का मतलब क्या, बड़े विस्तार से उन्होंने आधा घंटा बताया, तो मुझे गालिब का वो शेर याद आया कि की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। 60-70 बरस जो हिंदुस्तान के आइन को वहां लागू नहीं होने दिया, उसकी धज्जियां उड़ाई, उसमें रुकावट पैदा की, वो आज हमें आइन लगे समझाने, और समझाने उनको लगे कि जिन्होंने 3 पीढ़ियां खपा दी सिर्फ इस संकल्प को लेकर के, और जीवन समर्पण कर दिया कि हिंदुस्तान का आइन जम्मू कश्मीर में उसी तरह लागू हो जिस तरह से कि बाकी मुल्क में। और ये कहानी सिर्फ 1947 से शुरू नहीं होती, बल्कि उससे पहले से भी। सन 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चा के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी से कहा था कि क्या
ये जरूरी नहीं कि पुनः विचार कर लिया जाए 370 अनुच्छेद पर। तो दादा तो मुखर्जी की जीवनी से बहुत अच्छी तरह परिचित है और ये लिखित में है उनके बहुत सारे पुस्तकों में भी। तो नेहरू जी ने जो जवाब दिया था उसका प्रिसाइज फ्रेज ये था कि मुखर्जी डोंट बी अपसेट, ये धीरे धीरे घिसते घिसते घिस जाएगी। और बाद में फ्लोर में 1963 में जब बहस हुई इसको लेकर के, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, एक बार फिर से ये चर्चा में आया था। सॉरी, नेहरू जी के जी 60 नहीं, पंडित जी के दौरान 1963 में जब आया, उस समय पंडित जी ने स्वयं भी कहा था कि अब धारा को जाने का वक्त आया है। और नेहरू जी ने कहा था कि धीरे धीरे ये घिसते घिसते घिस जाएगी। अब तब से लेकर अब तक ये घिसा नहीं सके, बल्कि इसको ना घिसाने में एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया। ये कायम रहे उसी में, उनको लगा कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक प्रभु सत्ता चलती रहेगी। और उसको अगर घिसाने का काम जो नेहरू जी से अधूरा रह गया था वो मोदी जी ने किया, तो हमें तो धन्यवाद करना है मोदी जी का। इन दोनों बिलों का ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया। ये दोनों बिल हमारे आइन के खिलाफ हैं। और दूसरा जो बिल है सर, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये ना सिर्फ हमारे आइन के खिलाफ है बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 के भी खिलाफ है। सर, यहाँ पर क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूँ कि जिसमें कहा गया कि डिस्प्लेस पर्सन का जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात सच नहीं है कि 1989 में कारण में, करना में, पूंछ में, रजौरी में जब फौज हमारी वहां पर गई थी तो 28 गांव के लोग हमारी वतन अजीज की सरजमीन छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए। और आज तक 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस ये कहता है कि अनइनहैबिटेटेड गांव है। क्यों नहीं हम उनके लिए प्रोविजन रख रहे हैं? और ये रखना जरूरी है। और जितने वहां पर गए हैं ये मुजफ्फराबाद में रहते हैं, 40,000 के करीब, जिसमें सिर्फ 3% कश्मीरी हैं, बाकी सब गुज्जर और पहाड़ी हैं। इन्होंने हमारी फौज को जमीन दी और आप उनको भूल रहे हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रोविजन रख रहे हैं जो इनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है सर कि आप नॉमिनेशन करेंगे, नामजद करेंगे, कौन नामजद करेगा? एक अवाम की मुंतखबशुदा हुकूमत की सिफारिश पर एलजी नॉमिनेट करेगा, नामजद करेगा, या फिर दिल्ली से नामजद करेंगे? तो आप यहां से कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो आइन के खिलाफ है। आप तो जमहूरियत को सबवर्ट कर रहे हैं। अवाम का जो मैंडेट है, फैसला सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि आप ये रिजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए? नाम तो लीजिए कश्मीरी पंडित का आप। और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बताइए सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर में है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आप 370 निकालने के बाद वहां पर हर महीना पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते हैं, हर महीना 5-5 लोग मरते हैं, कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है, तो आपका कौन सा नॉर्मलसी रेस्टोर किया? कुछ रेस्टोर नहीं किया आप। लोग, हमारे सिपाही मर रहे हैं, मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि अमन हमने कायम कर दिया 370 को निकालकर। सर, जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। 112 राइस मिल थे, अब सिर्फ 6 राइस मिल बचे हुए हैं। बताइए आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया 370 निकालकर? पूरा पंजाब से लोग आकर जम्मू को टेक ओवर कर रहे हैं। वहां का पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब करके रख दिया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के रोज लोग रहे, सेक्रेटेरिएट आप मुंतकिल करते थे अभी विंटर में, पूरा जम्मू की इंडस्ट्री को आपने बर्बाद कर दिया, पूरे होटल खाली हैं। तो और आखिरी बात सर, मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि एक आपके इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक कमरा आपने बनाया है क्या? बताइए भाई, अंबानी साहब है, अदानी साहब है, टाटा साहब है, सब है, आपने एक कमरा नहीं बनाया वहां पर। एमओयूज तो करोड़ों रुपया के हो गए। आपने ख्वाब तो इतने दिखाए, मगर वो बेचारे वो ख्वाब तो पूरे नहीं होते कश्मीर के लोगों के लिए। जम्मू में करके दिखाइए, श्रीनगर तो दूर की बात है सर। और आखिर में
मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इलेक्शन कब करवाएंगे। शाम 6 बजे सदन की कार्यवाही 6 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब बात राज्यसभा की करते हैं। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। इसके बाद शून्यकाल शुरू हुआ। कार्यवाही के बीच उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने इंडिया अलायंस पर हमला करना शुरू किया। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का नाम लिए बगैर सनातन पर बयान याद दिलाया। A minister in the state government of Tamil Nadu indulged in hate speech against Sanatan Dharma and Hindu religion. I quote what he said. Sir, Sanatan Dharma is like malaria and dengue, and so it must be eradicated and not opposed. These are statements by a minister in a state government. And sir, another minister in the same state government, higher education minister, said the purpose of formation of INDIA alliance is for the eradication of Sanatan Dharma. This is the agenda. Is this the kind of anti-India agenda that they want to pursue? So, another minister in Karnataka government, who also happens to be the son of Congress president, who is also a leader of the opposition in Rajya Sabha, he supported those comments. जीवीएल नरसिम्हा राव के इस बयान के बीच सदन में हंगामा होता रहा। राव ने कहा, हमारा संविधान हर धर्म, हर सदस्य को अपनी आस्था के मुताबिक जीने की आजादी देता है। वहीं बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कोटा में स्टूडेंट्स को लेकर बात की। उन्होंने कहा, एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो इस बात की जांच करे कि कोचिंग संस्थानों में स्टूडेंट्स इतनी बड़ी संख्या में क्यों जान दे रहे हैं। वहीं एनसीपी सांसद फौजिया खान ने देश में महिलाओं की गुमशुदगी को लेकर राज्यसभा में सवाल उठा दिया। दोपहर 12 बजे सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीमा प्रीमियम के लिए ग्राहकों से शुल्क को लेकर सवाल पूछा। बात यही नहीं थमी। संजय राउत ने एक्सीडेंट योजना को लेकर भी सवाल किया। इसका जवाब क्या मिला, सुने। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, गत 3 वर्षों में दुर्घटना बीमा क्लेम के रूप में कितने परिवारों को आपने ये राशि वितरित की है? ऑनरेबल मिनिस्टर महोदय, सभागृह के ज्येष्ठ सदस्य संजय जी राउत, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेज किया है। सरकार के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण स्कीम्स है जो गरीब लोगों के लिए और अनप्रिविलेज लोगों के लिए चलती है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो और पेंशन योजना जो अटल पेंशन योजना है। इनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो लास्ट 3 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 3 साल में जो कलेक्शन हो चुका है या इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं अभी तक के क्यूमुलेटिव अगर इफेक्ट देखें तो 18 करोड़ 50 लाख 71 हज़ार इतना लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है जिन्होंने विथ मैंडेट इंश्योरेंस का रहा है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से 41 करोड़ 59 लाख लोगों को फायदा क्यूमुलेटिव हो चुका है। अगर देखें ये दोनों स्कीम के माध्यम से अगर जनता को जो फायदा मिल चुका है वो 7,46,675 यानी क्यूमुलेटिव मैं बात कर रहा हूँ। और अगर अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट भी 14 करोड़ 32 लाख से 274 मिला है। तो ऐसी ये 2 स्कीम्स जो प्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए है, उनके लिए वैसा कोई ये नहीं है कि जो बैंकिंग के पास ज़्यादा ये है। पहले 3 साल में तो ये स्कीम लॉस में चल रही थी और बाद में रिव्यू करके इसी को अभी जो प्रीमियम 12 रुपीज़ था वो 20 रुपये किया है और जो जीवन ज्योति बीमा में 330 रुपये था अभी 436 रुपये किया है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री संजय राउत। प्रश्न अलग था, आपने जवाब अलग दिया है। मैंने ये पूछा था कि विदाउट कंसेंट आप बैंक अकाउंट से प्रीमियम आप जमा कर रहे हो, ये मेरा सवाल था, लेकिन मैं आगे पूछता हूँ। हाँ दीजिए। क्लियर मैंडेट है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के अगर कस्टमर से पैसा लेना है तो उनका
सिग्नेचर लेना जरूरी है, उनका कंसेंट लेना जरूरी है। उसके सिवाय पैसा कटा नहीं जाता और उनका इंस्टॉलमेंट नहीं लिया जाता। दैट इज अ क्लियर इंडिकेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। सवाल जवाब आगे बढ़े। राज्यसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीए से निपटने के तरीके पर सवाल उठाने वाले विपक्षी सांसदों को पहले यह जानना चाहिए कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। समस्या की जड़ 2004 से 2014 के बीच यूपीए शासन के 10 वर्षों में थी, जब ऐसे लोगों को कर्ज देने के लिए बुलाया गया जो कर्ज लेने के लायक ही नहीं थे। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, भारतीय बैंकों को सुधारों के साथ व्यवस्थित करने का बोझ हम पर आ गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो देश में आर्थिक हालातों को लेकर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी हुआ। क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको मिलेगा द लल्लन टॉप पर। बाकी शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं संसद में आज के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।